नमस्कार दोस्तों, नीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, समास में जो पहले वाले वीडियो में प्रश्न छूट गए थे उनको मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाई, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे समाज से रिलेटेड आपके एक भी प्रश्न गलत ना, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं जो पार्ट छूट गए थे फर्स्ट वाले वीडियो में। तो इसमें है द्विगु समास के भेद। ठीक है, द्विगु समास होते हैं। तो द्विगु समास के भेद जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, समाहार द्विगु समास के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो समाहार का मतलब होता है समुदाय इकट्ठा होना या समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 लोकों का समाहार तो ये त्रिलोक हो जाएगा। ठीक है, 5 वटों का समाहार पंचवटी हो जाएगा, 3 भवनों का समाहार त्रिभुवन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा समास क्या होता है। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो उत्तर पद प्रधान द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं। पहला बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दो माँ का, तो इसमें हो दो माता, दो सूतों के मेल का दुसूती। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, जहाँ पर सच में उत्तर पद का जोर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर सच में उत्तर पद का जोर दिया जाता है, जैसा कि 5 प्रमाण, पंच प्रमाण। ठीक है, 5 हथंड, 5 हतंड, हतंड। ठीक है, पांचवा हो जाएगा पांचवा समास यानी द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास जो होता है वो इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का यानी किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम में होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है कि इसका विग्रह करने पर और अथवा या योम का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, आप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्न जल, अन्न और जल, नर और नारी, तो नर नारी को हो जाएगा नर और नारी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा गुण दोष। तो गुण दोष क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा गुण और दोष। ठीक है, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ठीक है, द्वंद्व समास के भेद क्या क्या होते हैं। तो द्वंद्व समास के भेद जो होते हैं वो इतर द्वंद्व समास होता है, समाहार द्वंद्व समास होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं द्वंद्व समास के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और थर्ड पार्ट हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं इतरेंद्र द्वंद्व समास क्या होता है। वो द्वंद्व जिसमें शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा राम और कृष्ण, तो राम कृष्ण हो जाएगा। सेम वही उसका उल्टा यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे माँ बाप, तो यहाँ पे हो गया है, पहले उसमें था तो माँ और बाप था, लास्ट में माँ और बाप होता था, इसमें माँ और बाप है और यहाँ पे आके माँ और बाप है। ठीक है, अगला है अमीर और गरीब, तो अमीर गरीब। ठीक, नेक्स्ट है गाय और बैल, तो गाय बैल हो जाएगा। ऋषि और मुनि, तो यहाँ पे ऋषि और मुनि
है तो ऋषि मुनि हो जाएगा, बेटा और बेटी है तो बेटा और बेटी हो जाएगा, बेटी और बेटा हो जाएगा, ठीक है, बेटा बेटी हो जाएगा। समाहार द्वंद्व समास क्या होता है? तो समाहार द्वंद्व समास जो होता है, समाहार का अर्थ होता है समूह, ठीक है। जब द्वंद्व समास के दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रख पाते, समूह बोधक का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, तब वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दो पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसा कि दाल रोटी, दाल और रोटी, हाथ पाँव, हाथ और पाँव, आहार निद्रा, आहार और निद्रा, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है? तो वैकल्पिक द्वंद्व समास जो होता है, इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पाप पुण्य, ठीक है, तो पाप या पुण्य हो जाएगा, भला बुरा, भला या बुरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 6 पॉइंट, बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो दोस्तों बहुब्रीहि समास जो होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर या करने वाला है जो जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, ठीक है। इसका विग्रह करने पर जो शब्द बनता है वो ऐसे होता है, जैसे वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके और वह, ठीक है, आदि आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी गणेश, ठीक है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, यानी शिव है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये भी शिव हो जाएगा, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किसका लंबा उदर है? तो गणेश भगवान का है, ठीक है। दशानन है, तो 10 है आनंद जिसके, तो रावण के, रावण ही तो दशानन था। चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं वाला, यानी विष्णु भगवान, ठीक है। इसको ऐसे याद किए रहना। अगला देख लेते हैं, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कृष्ण भगवान। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है? तो ये विष्णु जी हैं। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में, तो बीड़ा किसके हाथ में रहता है? सरस्वती जी के हाथ में रहता है, ठीक है। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों को धारण करने वाला या करने वाली, तो सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली कौन है? तो ये सरस्वती माता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं पॉइंट, बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो आप लोगों को बहुब्रीहि समास बता रही हूँ, चलिए देखिए। समानाधिकार दिवस, समान अधिकार या समानाधिकरण बहुब्रीहि समास पहला पॉइंट हो जाएगा। व्यतिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास और प्रादि बहुब्रीहि समास होता है। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समानाधिकार बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आता है, इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के जो अन्य उक्त होता है वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है, उसे समानाधिकार बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राप्त है उदक जिसको, ठीक है, प्राप्त दक हो जाएगा, ठीक है। जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा जितेंद्रियां, ठीक है। दंत है भोजन जिसके लिए, ठीक है, दंत भोजन हो जाएगा। निर्गत है धन जिससे, निर्गत है धन जिससे, तो निर्धन हो जाएगा। नेक है नाम जिसका, नेक नाम हो जाएगा। सात है खंड जिसमें, सत खंडा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है व्यतिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो व्यतिकरण बहुब्रीहि समास जो होता है वो समानाधिकार बहुब्रीहि समास में
दोनों पदों का कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता का कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है। ठीक है, उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूल है पाड़ी में जिसके। ठीक है, तो इसका सूल पाड़ी हो जाएगा। बीड़ा है पाड़ी में जिसके, तो बीड़ा पाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो तुल्य योग बहुब्रीहि समास जो होता है, इसमें पहला पद सह होता है, वह तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसे सह बहुब्रीहि समास भी कहती है। सह का अर्थ होता है साथ, और समास की वजह से सह के स्थान पर केवल सह रह जाना। ठीक है, रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वो समास में पहला हो जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जो बल के साथ है तो सबल हो जाएगा, जो देह के साथ है सदेह हो जाएगा, जो परिवार के साथ है वो सब परिवार हो जाएगा। ठीक है, सपरिवार। बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, व्यतिहार बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो व्यतिहार बहुब्रीहि समास जो होता है, जिसमें घात या प्रतिघात, जिससे घात या प्रतिघात की सूचना मिले, उसे व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज से और उस चीज से लड़ाई हुई है। ठीक है, जैसे मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई है मुक्का मुक्की हो जाएगा। ठीक है, बातों बातों से जो लड़ाई हुई है बाता बाती हो जाएगा। बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की, तो इसमें जो प्रादि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो प्रादि बहुब्रीहि समास जो होता है वो होता है जिस बहुब्रीहि समास पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसा कि नहीं है रहम जिसमें बेरहम, नहीं है जन जहां तो निर्जन। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा पहला, संयोग मूलक समास क्या होता है। तो संयोग मूलक जो समास होता है उसके अंतर्गत संयोग मूलक समास को संज्ञा समास भी कहते हैं। इस समास में दोनों पद संज्ञा होते हैं, अर्थात इसमें दो संज्ञाओं का संयोग होता है। जैसे माँ बाप, भाई बहन, दिन रात और माता पिता। ठीक है, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। संयोग मूलक समास के अंतर्गत क्या क्या होता है, माँ बाप, भाई बहन यानी जोड़ा होता है। ठीक है, दिन रात और माता पिता। ठीक, सेकेंड पार्ट है आश्रय मूलक समास क्या होता है। तो आश्रय मूलक समास जो होता है, आश्रय मूलक समास को विशेषण समास भी कहा जाता है। यह प्रायः कर्मधारय समास है। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद का अर्थ बलवान होता है। यह विशेषण विशेषण विशेष आदि पदों द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कच्चा केला, शीश महल, घनश्याम, पीला लाल, मौलवी साहब, राज बहादुर। ठीक है, अगला है वर्णन मूलक समास क्या होता है। थर्ड पार्ट, वर्णन मूलक समास क्या होता है। तो वर्णन मूलक समास होता है दोस्तों, इसे वर्णन मूलक समास भी कहते हैं। वर्णन मूलक समास के अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, उसे वर्णन मूलक समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिमास, घड़ी घड़ी, प्रत्येक, भरपेट, यथा साध्य। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। ठीक है, इसमें शब्दार्थ प्रधान जो होता है
वो कर्मधारय समास से दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नीलकंठ यानी नीलाकंठ। और अदर जो होता है इसका उदाहरण ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद की विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। अगला हो जाएगा चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। ठीक है, द्विगु और अर्ध कर्मधारय समास में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों द्विगु और कर्मधारय समास में जो अंतर होता है वो इस प्रकार है। द्विगु का पहला शब्द हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। जो पद दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं होता। दूसरा पॉइंट हो जाएगा द्विगु समास का द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे नवरात्र, नवरात्रों का समूह। ठीक है, रक्तोपल्स, तो रक्त है जो उत्पल है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।